Assalamu alaikum. Hopefully you all are fine. Today our topic is immunity. So let's start. Immunity is the ability to resist damage from the foreign substances. अब foreign substances में diverse entities आ जाएंगी जैसे कि viruses, bacteria, cancer cells, etc. Antigen is anything that stimulates the immune system. डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ आते हैं. डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू फाइट अगेंस्ट दोज फॉरेन एंटिटीज़. यहाँ पर आगे दो टाइप्स हैं, नॉन स्पेसिफिक वन एंड द अदर वन इज़ अ स्पेसिफिक. इनका ब्रीफली हम डिफरेंस देख लेते हैं. नॉन स्पेसिफिक जो होती है वो इनेट होती है, द वन दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. इट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट नॉर्मस रेंज ऑफ पॉसिबल डेंजर्स. जबकि जो स्पेसिफिक होती है वो अडेप्टिव है और रिफाइन करती है, स्ट्रेंथन करती है रिस्पॉन्स को. और इसका जो रेजिस्टेंस है वो जस्ट एक सिंगल स्पेसिफिक इन्वेडर के अगेंस्ट होता है. इट हैज़ एबिलिटी टू लर्न इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक इन्फेक्शंस. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को डिटेल से देखते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ जनरल डिफेंस है, ये प्रिवेंट करती है या मिनिमाइज करती है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन आवर बॉडी. 5 इसके मेजर मैकेनिज्म्स हैं. एपिथेलियल बैरियर्स, फेगोसाइटोसिस, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड द इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस. अब जो एपिथेलियल बैरियर्स है उसमें हम देखते हैं द हेल्दी स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स. ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी से एक्सपोज सर्फेसिस को. कमेंसल्स एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो स्किन के ऊपर होते हैं लेकिन यूजुअली इन्फेक्शंस कॉज नहीं करते. इसके अलावा कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं. सीबम और स्वेट है स्किन पे और सिक्रीट होता है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल सब्सटेंसेस होते हैं. एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स हैं वो लाइन करती हैं बॉडी कैविटीज़ को और पैसेज वेज को जो कि एक्सपोज्ड होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. यहाँ पर एग्जांपल्स आ जाती हैं रेस्पिरेटरी, जेनिटो यूरिनरी एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल सिक्रीशंस रिलीज़ होती हैं जो कि एसिडिक होती हैं और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, स्टिकी म्यूकस भी हो सकता है जो कि ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को या उनको ख़त्म कर देते हैं. हेयर्स नोज़ के अंदर जो कोर्स फिल्टर के तौर पे एक्ट करेंगे. हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो सिलिया है उनका स्वीपिंग एक्शन जो है वो इनहेल करता है फॉरेन मटेरियल को थ्रोट से, या तो वो स्वेलोड अप हो जाएगा या कफ्ड अप हो जाएगा. वन वे फ्लो ऑफ यूरिन ब्लैडर के अंदर मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस को. फीमेल के अंदर जो एसिडिटी है वेजाइनल सेक्रीशंस की वो डिस्करेज करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को. फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग. फैगोसाइटिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं. These phagocytes usually migrate to the site of infections by the process called as chemotaxis. They attack and engulf microbes. अब वो किसको अटैक करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएंगे, एंटीजेनिक मटेरियल आ जाएगा, डैमेज्ड बॉडी सेल्स होंगे या डेब्रिस. अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जैसे एक्टिवेट होंगे वो खुद भी डिस्ट्रॉय करेंगे और ख़ुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ जो उनका टारगेट होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. मैक्रोफेजेस जो हैं वो एक ग्रैनुलोसाइटिक सीरीज़ में से आएंगे. जो मोनोसाइट्स हैं जब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में टिश्यू में आएंगे तो वो मैक्रोफेजेस बन जाएंगे. दीज आर लॉन्ग लिव्ड फैगोसाइट्स और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन द नॉन स्पेसिफिक एंड द डिफेंस एंड द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में. जैसे ही वो इंजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे एंटीजन को तो वो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स बन जाएंगे. यानी कि जो एंटीजन है वो डिस्प्ले होगा ऑन देयर सेल सरफेस और ये स्टिमुलेट करेंगे टी लिम्फोसाइट्स को और एक्टिवेट करेंगे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को. यानी कि स्पेसिफिक जो हम मैकेनिज्म है इम्यूनिटी है उसको जो है वो एक्टिवेट करेंगे. जो अदर इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स हैं उसके अंदर ग्लियल सेल्स आते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट होंगे जो बोन टिश्यूज़ के अंदर आएंगे. नेक्स्ट कैटेगरी को हम पढ़ेंगे, दिस इज़ द नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस.
यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हायर कंसनट्रेशंस के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है और किल करता है माइक्रोब्स को। लाइसोजाइम्स जो हैं वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स हैं, ग्रेनुलोसाइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पर नहीं होंगे, वो कौन सी हैं जगह? स्वेट में नहीं होंगे, यूरिन में नहीं होंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर नहीं होंगे, और ये डिस्ट्रॉय करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल्स को, यानी कि वायरसेस को ये अफेक्ट नहीं कर सकते। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होते हैं, ये भी वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होंगे जो कि एक्टिवेट करेंगे बैक्टीरिया को। फाउंड कोटिंग मेम्ब्रेन्स एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि जेनिटो यूरिनरी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होंगे। स्लाइवा होगा, वो माउथ के अंदर सक्रीट होता है, वॉश करता है फूड डेब्रिस को, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्हेंस कर सकता है अगर वो माउथ के अंदर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर भी एंटीबॉडीज़ होंगे, लाइसोजाइम्स होंगे और बफर्स होंगे जो कि न्यूट्रलाइज करेंगे बैक्टीरियल एसिड्स को, जो कि मे बी कॉज कर सकते हैं डेंटल लीके को। अब इंटरफेरॉन्स की तरफ आ जाते हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और बॉडी सेल्स प्रोवाइड करती हैं। ये प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरसेस। ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून सेल्स को, इंक्लूडिंग किलर टी सेल्स को, और प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन विद इन इन्फेक्टेड सेल्स। ये इंटरफेरॉन्स का जो सारा काम है वो वायरसेस के अगेंस्ट है, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडीज़ हो गए, लाइसोजाइम्स हो गए, स्लाइवा हो गया, यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल काम आ रहा है। यहाँ एंटी वायरल कोई भी काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इंटरफेरॉन्स वर्क करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो एक सिस्टम है 20 प्रोटीन्स का, जो कि ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है। और ये कैसे एक्टिवेट होता है? बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंटीजन और एंटीबॉडी बाउंड होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ से ये एक्टिवेट होते हैं। ये फॉरेन शुगर्स से एक्टिवेट होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट करता क्या है? ये बाइंड करता है और डैमेज करता है बैक्टीरियल सेल वॉल्स को, डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोब को, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करता है बाय द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। और इसके अलावा ये एरिया ऑफ इन्फेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस। Third one is the inflammatory response. It is a physiological response to the tissue damage. इसका मेजर पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन है और इसके अलावा वो हील करने में मदद करता है, आइसोलेट करता है, इनएक्टिवेट करता है, रिमूव करता है कॉजिटिव एजेंट को और डैमेज टिश्यू को। कार्डिनल साइंस, these are the primary or major clinical signs and symptoms by which we can diagnose any disease or a syndrome. अब ये हैं कौन कौन से? 4 हैं: redness, swelling, pain and heat. इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को हम रिकग्नाइज ऐसे कर सकते हैं कि इनके आखिर में लेटेंट सफिक्स आइटिस यूज़ होता है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस आ गया जो कि इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स का। इसके अलावा लेरेंजाइटिस आ गया जो कि लेरेंक्स की इन्फ्लामेशन हो गई। कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज, ट्रॉमा, corrosive केमिकल्स, एक्सट्रीम pH, एब्रेशन, इम्यून रिएक्शंस, ऑटो इम्यूनिटी इन्फेक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशंस की होती है, डेज टू फ्यू वीक्स तक जा सकती है और रेंज करती है फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर। अब यहाँ पर जो इसके इवेंट्स हैं उनमें इंक्रीज ब्लड फ्लो, एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स, माइग्रेशन ऑफ लिकोसाइड्स, इंक्रीज्ड कोर टेम्परेचर, पेन एंड सप्यूरेशन। ये जो भी जितने भी सारे इवेंट्स हैं ये इकट्ठे भी डेवलप हो सकती हैं या स्टेज बाय स्टेज भी डेवलप हो सकती हैं। अब यहाँ पर रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इनटू द ब्लड टू सिस्टमिक लेवल, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। अब हम इसके इवेंट्स को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंक्रीज ब्लड फ्लो में क्या होता है कि इंजरी जैसी होती है, आर्टीरियोल्स जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं ब्लड को इन द एरिया, डायलेट करेंगे, लोकल कैपिलरीज जो हैं वो एक्सपेंड करेंगी और ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर जो मेडिएटर्स हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन होंगे। अब जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी उस एरिया में ज़्यादा होगा और रेडनिंग भी ज़्यादा होगी, स्वेलिंग और डीमा भी कॉज हो सकता है।
इंक्रीज टिश्यू फ्लूइड, उसमें क्या है हमारे पास स्वेलिंग आएगी और लोकल फ्लूइड जो है वो लीव कर देगा ब्लड वेसल्स को और इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जमा हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाएगी। मेजर केमिकल मेडिएटर्स जो हैं उनमें हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएंगे और जो ज़्यादा प्रेशर होगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स वो इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को। जो ज़्यादातर एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स होंगे वो ड्रेन करेंगे इन लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए और अपने साथ साथ डैमेज टिश्यूज़ और डाइन सेल्स और टॉक्सिन्स को भी साथ साथ ले जाएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर होंगे, ऑल्सो escape into the tissues through leaky capillaries and increase the osmotic pressure। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के दरमियान में आपको डिफरेंस ब्रीफली बता जाती हूँ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कैपिलरीज के अंदर या कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड जा रहा होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जाने में मदद करता है। वो तब डेवलप होगा जब वो कैपिलरीज के अंदर लीक आउट हो रहे होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर तब डेवलप होगा जब इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस फ्लूइड अपनी कैपिलरीज के अंदर आएगा तो तब डेवलप होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कैपिलरी है उसके अंदर हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स वो ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, तो जो ब्लड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस ब्लड कैपिलरी के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। और सिमिलरली जब वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा ब्लड कैपिलरी से आउट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, तब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कराते हैं। अब इन प्रोटीन्स के अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे और फिब्रिनोजेन आ जाएगा। फिब्रिनोजेन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है और ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से फिब्रिन में और एक इनसोल्यूबल मैश बना देता है विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस को और ये सेपरेट करता है इन्फ्लेम्ड एरिया को ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद पूरी जगह में ना फैल सके। और यहाँ पर जो पैथोजेंस आते हैं यूजुअली वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आएंगे जो कि थ्रोट कोर स्किन इन्फेक्शंस का बायस बनते हैं और वो फिब्रिन नेटवर्क को ब्रेक कर देते हैं। उनके टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं और वो इन्फेक्शंस को स्प्रेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग अराउंड द रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है ब्रीथिंग को और स्वेलिंग और पेन का बायस बनती है। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वहाँ पर स्वेलिंग होती है अराउंड द पेनफुल इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स और मूवमेंट जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है और हीलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। लीकोसाइट्स अब एरिया में आना शुरू हो जाएंगे। लीकोसाइट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स मेनली आते हैं। 24 आवर्स का टाइम होता है। मैक्रोफेजेस भी डोमिनेट होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर और अगर तो ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस में डेड टिश्यूज, माइक्रोब्स और अदर एंटीजेनिक मटेरियल और डेड न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। कीमोटैक्सिस ये केमिकल अट्रैक्शन है लीकोसाइट्स की जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं टू द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। कीमो अट्रैक्टेंट्स के अंदर माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं फ्रॉम द लीकोसाइट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम डैमेज सेल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर दो बेनिफिट्स आ जाएंगे। एक तो ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और डिवीजन ऑफ माइक्रोब्स करेगा while promoting the activity of phagocytes। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो एक केमिकल मेडिएटर है जो रीसेट करता है टेम्परेचर थर्मोस्टेट को एट अ हायर लेवल इन हाइपोथैलेमस और कॉज करता है पायरेक्सिया। और इसके सिम्टम्स में आ जाएंगे फटीग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट और ये मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स इन द इन्फ्लेम्ड एरिया एंड इंक्रीज नीड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ एंडोजीनस पायरोजिन जो कि सिमिलरली रिलीज होता है मैक्रोफेजेस से और ग्रैनुलोसाइट्स से और ये रिस्पॉन्ड करता है माइक्रोबियल टॉक्सिन्स को। पेन जो है वो एक लोकल स्वेलिंग होती है जो कि कॉम्प्रेस कर रही होती है सेंसरी नर्व एंडिंग को। यहाँ पर जो मेडिएटर्स आएंगे ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएंगे। पेन अनप्लेजेंट तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है डैमेज्ड एरिया को। सप्यूरेशन जो है दैट इज़ पस फॉर्मेशन। पस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, डेड फेगोसाइट्स आ जाएंगे, डेड सेल्स, फिब्रिन, इन्फ्लामेटरी एक्सक्यूडेट, लिविंग एंड द डेड माइक्रोब्स। और a localized collection of pus in the tissue is called as abscess जो pus forming pyogenic
बैक्टीरियाज हैं उसके अंदर स्टेफिलोकोकस यूरियाज एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स आ जाएंगे। अब आउटकम्स को देख लेते हैं, या तो रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी जितना भी सब कुछ हुआ है वो हील अप होना शुरू हो जाएगा, हेल्दी टिश्यू बन जाएगा, स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, रिजॉल्व हो गया जो भी हमारे पास था। या ये हो सकता है कि अब ये एक्यूट से क्रोनिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए इन्फ्लामेशन की। यहाँ पर जो बॉडी के अंदर हमारे पास किस वजह से डेवलप हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, या तो डीप सीटेड एब्सेस हैं, वूंड इन्फेक्शंस हैं, या बोन इन्फेक्शंस आ सकते हैं। इसके अलावा माइकोबैक्टीरिया है जो कि लिव करता है इनसाइड द होस्ट सेल्स रादर देन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द होस्ट डिफेंसेस। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट इन्फ्लामेशन की। इट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, और ये हार्मफुल हो सकता है एस्थमा की कंडीशन में या स्कार फॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, जस्ट लाइक एक्यूट इन्फ्लामेशन के सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर सिमिलरली न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस की जगह लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे और ग्रैनुलोमास की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। इफ़ द बॉडीज डिफेंस आर अनएबल टू क्लियर द इन्फेक्शन दे मे सेपरेट इंस्टेड फॉर्मिंग द नोड्यूल्स कॉल्ड एज ग्रैनुलोमास with which the collections of defensive cells। ट्यूबरक्लोसिस एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके अंदर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है। बैक्टीरियम हमारे पास में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा। यहाँ पर पॉकेट्स बन जाएंगी ऑर्गेनिजम्स की जो कि सील्ड अप होंगे इन द ग्रैनुलोमास इन द लंग्स, जो कि आगे डिजीज़ को जो है वो एनहांस करेंगे, फर्दर ज़्यादा मज़ीद स्वेयर करेंगे कंडीशन को और क्रोनिक डेवलपमेंट कॉज करेंगे। लास्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस। अब इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस के अंदर मेजर जो पॉपुलेशन है वो नेचुरल किलर सेल्स की है, जो कि लिम्फोसाइट्स हैं, और ये पेट्रोल करती हैं बॉडी को इन सर्च ऑफ एबनॉर्मल होस्ट सेल्स। यहाँ पर दो तरह के मैकेनिज्म आती हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स। जो बॉडी के सेल्फ सेल्स होंगे वो तो पेट्रोल यानी कि पेट्रोलिंग से गुजर जाएंगे सेफली। जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होंगे, जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होंगे जिसके अंदर वो नॉन सेल्फ सेल्स होंगे, वो पेट्रोलिंग के अंदर पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, उन्हें फाइगोसाइटोस कर दिया जाएगा या उन्हें बॉडी ख़त्म करने की कोशिश करेगी। Cells infected with the virus or the muted cells that may become malignant and display unusual markers are recognized by the natural killer cells। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो उन्हें इमिजिएटली साथ के साथ ख़त्म कर देते हैं। दे मे क्लियर द प्री कैंसरस बॉडी सेल्स। वायरल इन्फेक्शन जो इसके अंदर हर्पीस वायरस भी आ सकता है। नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं और एंड दे आर लेस सेलेक्टिव अबाउट द टारगेट्स। दो उनके टारगेट सेल्स होते हैं, बी सेल्स एंड द टी सेल्स।